मनुष्य के लिए खेलों का बहुत बड़ा महत्व है। खेल कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, हॉकी, स्विमिंग, हैंडबॉल आदि। इनमें से कई खेल दूसरे देशों से भारत में आए, परंतु कुश्ती यानी कि रेसलिंग एक भारतीय खेल ही माना जाता है। कहते हैं इस खेल में जितने कम साधनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही ज़्यादा इसकी उपयोगिता होती है। इस खेल में खिलाड़ी और मैदान के अतिरिक्त अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। शायद इसीलिए इस खेल को गरीब बच्चों का खेल भी कहा गया है। आज हम आपकी मुलाकात रेसलिंग के एक ऐसे खिलाड़ी से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ राष्ट्र बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई और बहुत सारे पदक हासिल किए। तो चलिए उन्हीं से रूबरू होते हैं। दुष्यंत जी, आपका स्वागत है। दुष्यंत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे बीता और आपका खेलों में रुझान कैसे आया। बचपन के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बचपन में हम लोग रघुनाथपुरा में रहते थे, जो कि हार्ट ऑफ द सिटी है। और रघुनाथपुरा के साथ ही वहाँ पे एक बजरंगी अखाड़ा के है वहाँ पे, जो कि हॉस्पिटल के गेट के बिल्कुल साथ है। तो पहले तो जिम वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो लोग मैक्सिमम जो सिटी के थे वो अखाड़ों में जाया करते थे। जैसे हर लोकेलिटी में एक अखाड़ा हुआ करता था, तो उसी दौरान ही मैं भी कई बार अपने पिताजी के साथ बजरंगी अखाड़े में चला जाया करता था। और वहाँ हम देखते थे कि बड़े बड़े रेसलर्स वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे होते थे, कोई कुश्ती कर रहा होता था, कोई कुछ कर रहा होता था, तो वो बड़ा अच्छा लगता था हमें। तो जब हमें छुट्टी होनी, जिस दिन हमने उस दिन स्पेशली उनके साथ जाना वहाँ पे, तो वो बस वैसे करते करते ही फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि जब मेरे फादर साहब को लगा कि मैं भी इसमें थोड़ा सा कोशिश कर सकता हूँ रेसलिंग में आने के लिए। तो फिर बस वहीं से मैं भी कई बार, जैसे छोटे बच्चे होते थे उनके साथ मैं भी कुश्ती करता था। तो करते करते वहाँ से एक शुरुआत हो गई रेसलिंग की। जी दुष्यंत जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे रेसलिंग जो है एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है, तो इसके लिए मतलब जाहिर सी बात है कि अपनी बॉडी की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी क्या क्या डाइट हमें लेनी चाहिए जो आपकी बॉडी को मतलब बिल्ड करने में अच्छी मदद कर सकती है? देखिए जी, रेसलिंग और डाइट में तो मैं मानता हूँ कि काफ़ी एक, जैसे किसी इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही डाइट जो है रेसलिंग। लेकिन उसके लिए आपको ये पहले ये देखना कि आपने रेसलर किस लेवल का बनना है, कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ये नहीं कि आप प्रैक्टिस करते हो एक या आधा घंटा तो डाइट आप खा लो ज़्यादा, वो नहीं होता। एक बैलेंस उसमें होता है, हर चीज़ बॉडी जो डिमांड करती है उसके मुताबिक उसमें हर चीज़ चाहिए होती है। फैट्स चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए हैं, प्रोटीन चाहिए हैं बॉडी को। तो मैं समझता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस किस हिसाब से करते हो और आपकी बॉडी क्या डिमांड करती है कि कितनी डाइट चाहिए। ये नहीं मैं कहूँगा कि लोग, पहले होता था जी ये रेसलर है जी, ये 10 किलो दूध ही पी जाता है, तो यहाँ ये आधा किलो घी खा जाता है। अभी काफ़ी चेंज आ गई है। अभी साइंटिफिकली इसमें काफ़ी, हम एक डाइट चार्ट बनाते हैं जिसमें वीकली डाइट चार्ट होता है, जो कि उसके मुताबिक ही होता है। उसमें हर रोज़ वो जो डाइट है वो चेंज होती है। दुष्यंत जी, किसी भी खेल को ले लीजिए तो स्टेमिना एक मेन पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए आपके ख्याल में ऐसी क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या व्यायाम करने चाहिए, क्या सैर करनी चाहिए, क्या योगाभ्यास करना चाहिए आपके समय में और इस समय में? इन सब स्टेमिना बढ़ाने के लिए मतलब आजकल क्या नए नए साधन आ गए हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हाँ, स्टेमिना के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि हर गेम का अपना अपना एक लेवल होता है। हर एक गेम की हर उसमें प्रायोरिटीज़ होती हैं। अब बाकी गेम्स के बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, रेसलिंग के बारे में मैं इतना कहूँगा कि रेसलिंग एक ऐसी गेम है जिसमें आपको सिर्फ स्टेमिना नहीं चाहिए, स्टेमिना के साथ स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, इंडोरेंस चाहिए। और ये सभी चीज़ें जो हैं एक ही साथ अगर काम करें तभी आदमी अच्छा रेसलर बन सकता है। अगर किसी में स्टेमिना होगा, पावर नहीं होगी, या पावर होगी तो इंडोरेंस नहीं होगी, तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि वो एक अच्छा रेसलर बन सकता है। और स्टेमिना भी एक पार्ट है। सिर्फ आप स्टेमिना लेके आप बोलेंगे कि मैं स्टेमिना से ही रेसलिंग करूँ, तो वो मैं समझता हूँ कि वो कोई ऐसा मेरे को लगता नहीं है।
हाँ, इसमें सभी चीज़ें चाहिए। और रेसलिंग एक ऐसी गेम है जिसे हम एक मेंस गेम कहते हैं, जो कि मर्दों की गेम है, जो कि मैं समझता हूँ कि महाभारत के टाइम से ही उसमें भी आपने देखा होगा, जैसे कि उसमें भी भगवान कृष्ण और अपने उनका जो ब्रदर था उस टाइम भी कुश्तियाँ हुआ करती थी। तो ये बहुत एक मैं समझता हूँ सबसे पुरानी गेम्स में एक है रेसलिंग। तो आज जो रेसलिंग है उसमें और तब में रेसलिंग है तो सेम है, लेकिन उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया है। आज की रेसलिंग में अभी तो रेसलिंग जो मैट्स पे चली गई है, जैसे ओलंपिक्स में होती है या एशियाड में होते हैं, वो उसमें टाइमिंग है, उसमें 2-2 मिनट के 3 राउंड होते हैं। तो उसमें फिर हर 2 मिनट के बाद वो उसमें 30 सेकंड का रेस्ट होता है। तो है तो रेसलिंग सेम है, लेकिन उसमें टेक्निक्स में उसमें थोड़ी फास्ट हो गई है रेसलिंग। तो उसमें अब आज की डेट में अगर हम लोग वहाँ पे उस लेवल पे खेलना है, जहाँ नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, तो उसके लिए हमें बड़ी चीज़ें देखनी पड़ेगी। सिर्फ स्टेमिना से हम लोग आगे नहीं आ सकते हैं। उसमें बाकायदा एक प्रॉपर कोच चाहिए, उसकी गाइडेंस चाहिए। जैसे हम खुद जब नेशनल कैंप में हुआ करता था, तो रशिया के कोच हुआ करते थे जो कि हमें प्रैक्टिस करवाया करते थे। और अभी भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में होने वाली हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने वो बाहर से कोचेज़ आए हुए हैं जो हमारी नेशनल टीम को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये तो चेंजेस आती रहती हैं टाइम के टाइम। और आज कुछ है, कल हो सकता है फिर और कोई चेंजेस आ जाए उसमें, वो तो चलता रहेगा। ये रही डाइट और व्यायाम की बातें। दुष्यंत जी, जैसे कि आपने कहा ये पुराना ज़माने से खेल खेला जा रहा है, तो इसे भारतीय खेल माना जाता है। भारतीय खेल माने जाने के बावजूद भी हमारा भारत इस खेल में दूसरे देशों से पिछड़ रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भारत इस खेल में पिछड़ रहा है। अभी पिछले साल ही ओलंपिक्स में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वहाँ पे। और अभी लास्ट मंथ जो एक जलंधर में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप हुई है, उसमें हमने 21 में से 18 मेडल जो थे भारत के थे। हाँ, ये ज़रूर है कि कई कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड में, जो कि हमसे 2-3 कंट्रीज हैं जिनके काफ़ी अच्छे रेसलर्स हैं, और उनसे compete करने के लिए हम हमारे जो रेसलर हैं वो दिन रात एक कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी एक छोटा सा कारण है, क्योंकि इंडिया में और बाहर के जो रेसलर्स हैं उनमें मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं है। लेकिन एक फैसिलिटीज़ की जो मैं बात कहना चाहूँगा कि हमें जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं और बाहर के जो रेसलर्स हैं उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उसको अगर देखा जाए तो वो एक कारण है कि भारत के रेसलर जो हैं इतना अच्छा थोड़ा सा परफॉर्म कम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भारत सरकार जो जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हो रही हैं, तो उसके लिए काफ़ी पिछले 4-5 साल से तैयारी चल रही है। और मैं समझता हूँ कि कॉमनवेल्थ में मैक्सिमम जो मेडल्स हैं वो इंडिया के ही होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि कॉमनवेल्थ में इतना कंपटीशन नहीं होता जितना कि ओलंपिक्स या एशियाड में होता है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब भारत की रेसलिंग में एक अच्छी पोजीशन होगी और काफ़ी मेडल्स लेके आएंगे। दुष्यंत जी, जैसे कि आपने रियासत से अपना सफ़र शुरू किया और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आपने अपनी एक अलग ही पहचान बनाकर रियासत का नाम रोशन किया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा और आपने कहाँ कहाँ पर जाकर खेला? ये मैं मानता हूँ कि ये एक खूबसूरत सफ़र था, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कांटों भरा सफ़र भी था। क्योंकि इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आप लोग शायद ही इसको मानेंगे कि सुबह 4 बजे हम उठते थे और 10 बजे तक हमें एक एक वो उसके एक्सरसाइज को छोड़ के दूसरी से तीसरी 10 बजे तक तो हमें करना ही होता था। उसके बाद शाम को अलग प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। तो ये आज हमें लग रहा है कि बड़ा खूबसूरत सफ़र था, लेकिन उसके लिए मैं शायद बयान ही ना कर सकूँ कि किस लेवल की हम लोग मेहनत करते थे। और अभी तो मैं समझता हूँ कि जब हम खेलते थे 86 में फर्स्ट टाइम मेरा मेडल आया था जूनियर नेशनल में, जो कि पूना में हुई थी। तो उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम ही स्टेट को रिप्रेजेंट किया था। और मैं समझता हूँ कि उस टाइम तक हमारी स्टेट में शायद ही कोई मेडल किसी ने लाया होगा। तो वो मैं कहना चाहूँगा कि जब वहाँ पे हम खेलने के लिए गए पूना में, तो लोगों को लगता था कि JNK का रेसलर है, कोई बात नहीं, इसको तो हम हरा लेंगे। तो बड़ा कैजुअल सी अप्रोच बन गई थी कि हमारे JNK को लेके उनको लगता था, जिसकी भी टाई पड़ती थी हमारे साथ, उनको लगता था कि चलो जी, ये बोर्ड तो मैं जीता हूँ, अगली बोर्ड की बात करते हैं वो किसके साथ होगी। तो ये जो बात थी मेरे को भी लगा यार इतना कैजुअली क्यों ले रहे हैं। लेकिन
जब मैंने मेरा जब वेट स्टार्ट हुआ तो मैंने जब लड़ना शुरू किया तो मैंने पूरे इंडिया में टॉप किया, उस टाइम फर्स्ट आया वो 86 में। और वो मैं फर्स्ट टाइम स्टेट से बाहर गया था कोई नेशनल लेवल का टूर्नामेंट खेलने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं 87 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, जो कि फर्स्ट टाइम हमारी स्टेट में, उसके बाद भी शायद कोई अभी तक नहीं आया है। और फिर 88 में सीनियर नेशनल जो कि दिल्ली में हुई थी शावला कैंप में, वहाँ पे भी मैं फर्स्ट आया था। और उसके बाद कंटिन्यूसली मैं 94 तक फर्स्ट आता रहा हूँ नेशनल लेवल पे, सीनियर नेशनल में। और उस दौरान मैंने 8-9 जगह मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जैसे जिसमें जापान था, ईरान था, चाइना था। फिर हमने इंडिया में इंटरनेशनल के टूर्नामेंट हुए। मैं समझता हूँ कि उस जो पीरियड था, उस पीरियड में मैं जितना अपनी तरफ से रेसलिंग को हाइट पे ले सकता था, बीइंग ए JNK का होने के बावजूद, क्योंकि उस टाइम हमारी स्टेट में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आज भी नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन उस टाइम लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जैसे आज तो मैं देखता हूँ लोग बच्चों को लेकर स्टेडियम जा रहे होते हैं, लोगों में एक चाहत है कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स में आए। मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ रेसलिंग ही करें, और भी कई गेम्स हैं, जैसे आज क्रिकेट है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है। लोगों में एक अवेयरनेस है कि इसमें हम अपने बच्चों को बच्चे हमारे खेलने चाहिए। लेकिन उस टाइम, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 15 साल 16 साल पहले की बात है, तो उस टाइम हमारा इतना JNK को कोई सीरियसली नहीं लेता था स्पोर्ट्स में, ना ही किसी भी गेम में। हाँ, हैंडबॉल में था, उस टाइम की अच्छी टीम थी हैंडबॉल की, JNK की अच्छी टीम हुआ करती थी। तो और मैं समझता हूँ कोई इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी हमारी। तो उसी दौरान फिर मैंने जब कंटिन्यूसली नेशनल गेम्स हुई पूना में, उसमें मेरा गोल्ड मेडल, आज तक फर्स्ट जो गोल्ड मेडल है हमारी स्टेट का, वो मैंने लाया था। फिर इंटरनेशनल लेवल पे मैंने एशिया में एक बार फोर्थ आया हूँ। फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप एक कोई ईरान में, जिसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल लेके मैं आया था। और मैं ये समझता हूँ कि वो ब्रॉन्ज मेडल जो था, उस टाइम इंडिया के 12 रेसलर्स गए थे, और फिर सिर्फ मेरा ही ब्रॉन्ज मेडल था जो कि उस टाइम इंडिया के लिए आया था। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, अगर हमें थोड़ी और फैसिलिटीज़ मिलती तो हो सकता हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन चलो, आदमी को जितना कोशिश सभी करते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने जिसको जहाँ पहुँचाना होता है वो वहीं पे पहुँचता है। ईरान के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ का जो नेशनल गेम है, जो कि जैसे हमारे यहाँ हॉकी है, लेकिन लोग तो यहाँ क्रिकेट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, वैसे ही जैसे क्रिकेटर्स की वहाँ जहाँ इंडिया में क्रेज़ है, उसी वैसे ही क्रेज़ मैं रेसलर्स की ईरान में देख के आया हूँ। और वहाँ पे तो जैसे फिल्म स्टार होते हैं, वैसे ही रेसलिंग को लोग पूछते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर जगह का अपना अपना एक उनका अपना बड़ा इंटरेस्ट की बात है। और ईरान में जब मेरा मेडल वहाँ पे आया, तो मैं ब्रॉन्ज मेडल आया वहाँ पे, तो मैंने वहाँ ईरान के ही रेसलर को वहीं पे हराया। तो ये मैं मानता हूँ कि उनकी देश में उनके ही रेसलर को हराना, तो वो पहले तो वो लोग सारे ऐसे चुप हो गए कि हुआ क्या है। लेकिन जब रेफरी ने मेरा हाथ खड़ा किया तो उनको लगा नहीं जी, उनका रेसलर तो हार गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस मोमेंट में मेरे को लगा कि चलो, हम अपने देश से बाहर आके इंटरनेशनल लेवल पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। और